जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आपसे का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण पत्रिका और कवि वचन सुधा ये टिप्पणी ये 3 क्वेश्चन आज हम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पहले हम यही कर लेते हैं। अब तो नया दिन शुरू है तो पहले यही करते हैं। प्रताप नारायण मिश्र के साहित्यिक अवदान पर प्रकाश डालिए। एक चीज बस ध्यान में यहाँ पर रखिएगा, जो इंट्रोडक्शन में बता दे रहा हूँ। ब्राह्मण पत्रिका अगर प्रताप नारायण मिश्र पर प्रश्न आता है, मिश्र जी, मैं मिश्र जी बोलूंगा बार बार, पूरा नाम पढ़ पढ़ के दिमाग खराब होता है। तो ब्राह्मण पत्रिका का उल्लेख जरूर करना है, पहली बात। दूसरी बात, इनको कंपैरिजन करना है किससे? भट्ट जी से। बालकृष्ण भट्ट, सलमान भट्ट नहीं, बालकृष्ण भट्ट से कंपेयर करना है। और एक बात जरूर बतानी है कि जहां भट्ट जी गद्य को प्राथमिकता देते थे अधिक, वहीं प्रकाश ये मिश्रा जी क्या करते थे? पद्य को प्राथमिकता देते थे या पद में अनेक रचनाएं की थी। तो एक बार ये तुलना जरूर कर देना है आपको, ठीक है, तब साहित्यिक अवदान सही से दे पाएंगे आप। साहित्यिक अवदान में ध्यान रखेंगे, कविताएं खूब लिखे हैं ये कविताएं, और इनके 1-2 ग्रंथों का नाम आपको ध्यान में रखना है। तो जब कविताएं बताएंगे तो ग्रंथों का नाम ध्यान रखना है। बाकी चीजें एकदम कॉमन रहेगी कि भाई ब्राह्मण पत्रिका है तो ब्राह्मण पत्रिका के माध्यम से बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लेखों को यह अवसर देंगे, लेखक लिखेंगे, उसमें खूब लेख लिखे जाएंगे। ठीक है, अलग अलग प्रकार के लेख लिखे जाएंगे। भाई पत्रिका है तो पत्रिका में विषय बहुत सारे होंगे, जैसे गोहत्या हो सकती है, ठीक है, जो समाज में चल रही, जो आप कह सकते हो जो जुआखोरी है, जो चोरी है, भ्रष्टाचार की समस्या है, जो राजनीतिक द्वंद्व देश झेल रहा है, तो उनके मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये सब आपको लिखना है। ध्यान रखेंगे जब साहित्यिक अवदान पर प्रश्न पूछेगा, जैसा कि हमने देखा था अभी, तो मैंने आपको बताया था कि हिंदी का एडिशन कौन कहला रहा था? हिंदी का एडिशन कर रहा था बालकृष्ण भट्ट। क्यों? क्योंकि वो विचार परक निबंध लिख रहे थे। इसी प्रकार से ये जो पीएन मिश्र हैं, इनको बोला जाएगा हिंदी का स्टील। ये स्टील बॉडी है, हिंदी स्टील कहाएंगे। तो एक कीवर्ड हिंदी स्टील जरूर बताना है, दूसरा कीवर्ड ये जरूर बताना है, तीसरा ब्राह्मण पत्रिका, ये आपके आंसर में जरूर दिखना चाहिए, चौथा कुछ कविता संग्रह इनके जरूर दिखना चाहिए। बाकी फिर सेम बात जो हमने बालकृष्ण भट्ट वाले में की थी कि नाटक, आलोचना, ठीक है, उपन्यास, जो भी बाकी चीजें उनके बारे में हम लिखेंगे तो साहित्यिक अवदान हमारा हो जाएगा। बस यहाँ पर एक वही काम की बात थी कि इनका साहित्यिक अवदान पद्य में भी बहुत ज्यादा दिखता है। बस ये बात हमें थोड़ा सा ध्यान में रखनी थी, यही बात हम एक्स्ट्रा यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मैं ये आपको करवाता हूँ यहाँ से देख के प्रॉपर। हाँ, प्रताप नारायण मिश्रा और उनका योगदान मैंने आपको ये बता ही दिया था। ठीक है, कुछ काम की चीजें मैंने आपको बताई दी थी। ये एग्जाम्पल्स मैंने आपको नोट करवा दिए थे कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स आपको देने हैं। ठीक है, क्योंकि भाई लंबा चौड़ा इसमें दिया है। ठीक है, अब देखो, अब सीधी बात है, इंट्रोडक्शन मान लो यही आ रहा है कि प्रताप नारायण मिश्र का साहित्यिक अवदान, मान लो यही प्रश्न आ रहा है, साहित्यिक अवदान यही प्रश्न है, तो इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे? ये बात बनाएंगे, भारतेंदु मंडल के अत्यंत विनोदी तथा जिंदा दिल कवि लेखक थे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिंदा दिल और विनोदी, ये 2 बात जरूर बतानी है, ये 2 बात जरूर बतानी है। और इसीलिए कहते भी थे, अभी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा भी है, ब्राह्मण पत्रिका की प्रस्तावना में ये बात लिखते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको इंट्रोडक्शन में ऐसे ही लिखना है कि प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु मंडल के अत्यंत विनोदी तथा जिंदा दिल कवि लेखक थे। ठीक है, इनकी जिंदा दिली ब्राह्मण पत्रिका में उनकी प्रस्तावना में ही दिखाई देती है। वो कहते हैं कि कभी कोई हंसी कर बैठे तो क्षमा कीजिएगा, इतना ही याद रखना बस। जैसे यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि हम में कुछ अवगुण है तो सुनिए, जन्म हमारा फागुन में हुआ है, होली की पैताईश प्रसिद्ध है। मतलब ये बात कहते हैं, होली में जैसे कहते हैं ना कि बुरा न मानो होली है, तो हम लोग क्या होता है होली में, आप देखेंगे हम लोग क्या, पता है क्या होता है, हम लोग क्या होली में ना एक पूरा पत्रिका वो निकलती है, पर्चा। उस पर्चा में जैसे अभी उस पर्चे का स्थान ले लिया है किसने? कन्फेशंस पेज। कभी आप सुने कन्फेशंस पेज? मैं बताता हूँ, कन्फेशन पेज में क्या होता है, हम नाम बदलते हैं अपना, और अपना दोस्त, दुश्मन, भाई, उसके बारे में अपने मन के विचार बताते हैं। तो फेसबुक में कन्फेशंस पेज आते हैं, तो आपको भी सर्च कीजिएगा कन्फेशंस पेज, आपको मिल जाएंगे। 1-2 कन्फेशंस पेज पढ़िएगा, बहुत इनोवेटिव वहां पे कमेंट आपको मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह से क्या होता है, होली में कन्फेशंस पर्चे छपते थे, तो उसमें कॉलोनी भर जो आपके गांव के प्रसिद्ध लोग हैं उनके बारे में कमेंटबाजी होती थी कि ऐसे हैं, झूठ बोलते हैं इस मामले को लेके, इनके 4 चक्कर चल रहे हैं। ठीक है, ये सब पूरा लिखा था, नीचे लिखा था बुरा न मानो होली है।
तो यही बात ये कह रहे हैं कि भैया फागुन वाले हैं ये, तो फागुन में वही सब चलता है, फागुन के महीने में यही सब चलता है, बुरा न मानो होली है, छेड़खानी, खिलवाड़, यही सब। तो वही बात वो कह रहे हैं कि कभी कोई हंसी कर बैठे तो क्षमा कीजिएगा, बस इतना ध्यान रखिए। आप चाहें तो बहुत शॉर्ट में लिख सकते हैं कि इनकी जिंदा दिली प्रस्तावना में दिखती है, कहते हैं कि जन्म हमारा फागुन में है, होली की पैदाइश प्रसिद्ध है, कभी कोई हंसी कर बैठे तो क्षमा कीजिएगा। मन करे तो इतना लिख लीजिए, पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जन्म हमारा फागुन में, होली की पैदाइश प्रसिद्ध है, हंसी कर बैठे तो क्षमा कीजिएगा, मन करे तो ये ध्यान रखिएगा। तो इंट्रोडक्शन यहीं पर हो जाती है, ठीक है, यहीं पर हो जाती है। अब क्या बताएंगे, अब अगला पॉइंट क्या बताएंगे, यही कि भारतेंदु और बालकृष्ण भट्ट के साथ साथ अब इनको लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे, भारतेंदु और बालकृष्ण भट्ट की तरह पांडित्य के बजाय इनका झुकाव लोक जीवन की ओर अधिक था। ये बात आप जरूर बताएंगे कि इनका झुकाव कहां था, लोक जीवन की ओर अधिक था, ठीक है, लोक जीवन की ओर अधिक था। जहां बालकृष्ण भट्ट, ठीक है, जहां बालकृष्ण भट्ट गद्य में रचनाएं अधिक करते हैं, वहीं इन्होंने पद्य की रचना अधिक की, ठीक है, इन्होंने पद्य की रचना अधिक की। इनके प्रमुख कविता संग्रह में प्रताप लहरी, प्रेम पुष्पावली, ये दो आपको याद रखना है। इनकी प्रमुख कविता संग्रह प्रताप लहरी एवं प्रेम पुष्पावली है, ठीक है, प्रेम पुष्पावली है, ये आप जरूर बताएंगे, ठीक है ना। फिर आगे लिखेंगे, ठीक है, फिर आगे लिखेंगे ये है, देखिए यहां पे आप चाहें तो ये वाला एग्जांपल भी कोट कर सकते हैं, 8 मास बीचे जजमान अब तो करो दक्षिणादान। बेसिकली हुआ ये था कि ब्राह्मण पत्रिका निकालते थे, ब्राह्मण पत्रिका में इनको मतलब वो नहीं मिलता था, चंदा वंदा कोई दे नहीं रहा था, कोई पैसा देता नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, फिर कमेंटबाजी की, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान, तो फिर पैसा इनको मिलना शुरू हो गया। तो आप चाहें तो ये भी बात बता सकते हैं, ठीक है, कि ब्राह्मण पत्रिका एक मतलब कोटेशन कर सकते हैं कि अलग, जैसे नहीं है कि बहुत ही अच्छे प्रकार की जिंदा दिली से युक्त हास्य विनोद वाली कविताएं लिखने के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। एक प्रसिद्ध वाक्य है कि जब ब्राह्मण पत्रिका में उनको पैसा मिलना लगभग बंद हो गया था, तो उन्होंने ये लिखा था, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान। आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं। लेकिन अभी हम थोड़ा कविता के बारे में लिखेंगे। देखो हमने पहले इंट्रोडक्शन दे लिया, अब हम पहले साहित्यिक योगदान पूछा है, तो साहित्यिक योगदान में पहले हम पद्य में योगदान जरूर बताएंगे। पद्य में योगदान सबसे पहले हम एक जगह पे पद्य में योगदान बता देंगे। तो आपने क्या बताया, बालकृष्ण भट्ट मतलब या इनके सहयोगी बालकृष्ण भट्ट जहां गद्य को अधिक प्राथमिकता देते थे, वहीं इन्होंने पद्य को अधिक प्राथमिकता दी। कवितावली और क्या है, पे मंजरी रास मंजरी, दो किताबें थी ना, प्रताप लहरी और प्रेम, मिक्स कर दिया मैंने, नहीं ये नाम यही याद रखना है। असल में देखो हम लोग क्या करते हैं ना, जब जैसे मेरा जब एग्जाम होता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले बता देता हूँ, मैं क्या करता हूँ, यहीं पे लिख लेता हूँ प्रेम पुष्पावली और प्रताप लहरी, यहीं पे लिख लेता हूँ प्रताप लहरी, कि भैया ये दो चीज जरूर बताऊंगा। तो इन्होंने रचनाएं की, ये प्रमुख रचनाएं। फिर आप क्या बताएंगे, ये समस्या पूर्ति और पुराने ढंग की श्रृंगारी कविता करने में बहुत ज्यादा कुशल थे। या फिर आप बता देंगे, हाँ, कानपुर के रसिक समाज में अपनी कविताएं सुनाया करते थे, रसिक समाज, यहीं पे भारतेंदु भी सुनाते थे, ठीक है। यहां पे बताइएगा, इन्होंने देश दशा पर आंसू बहाने के अतिरिक्त बुढ़ापा, गोरक्षा आदि विषय भी कविता के लिए चुने हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इन्होंने देश दशा पर आंसू बहाने के अतिरिक्त बुढ़ापा, गोरक्षा, ये सब भी कविताएं इन्होंने लिखे हैं। फिर आप एग्जाम्पल देंगे, सामाजिक यथार्थ पर व्यंग करती हुई उनकी एक कविता की पंक्तियां इस प्रकार हैं। फिर यही, पड़ी कमाए कीन्हों कहां, हरे न देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। तो मतलब वही है कि भैया मतलब पढ़ के कमा के क्या हो गया, जब देश में था ही नहीं, है ना, घर भी रहता था तो ऐसे मस्त पड़ा रहता था, कुछ काम धाम करता नहीं था, विदेश भी रखे वही कर रहा है। तो वही बात है, मतलब नहीं, सामाजिक यथार्थ पर ही है कि लोग पढ़ते हैं, विदेश चले जाते हैं, घर में भी रहते हैं तो भी कुछ काम नहीं करते हैं, विदेश जाके भी कुछ काम नहीं करते हैं। तो वही व्यंग करती इनकी बहुत प्रमुख कविता है, इस बात को आप बताएंगे, ठीक है। तो आपने बताया देश दशा पर आंसू बहाने के अतिरिक्त बुढ़ापा, गोरक्षा आदि विषय भी कविता के लिए चुने। सामाजिक यथार्थ पर व्यंग करती उनकी कविता की पंक्तियां निम्नलिखित हैं, ये आपने बता दिया, ठीक है, ये बात आपने बता दिया। अब आएंगे हम दूसरे गद्य में, ठीक है। तो गद्य में तो आप बताएंगे कविता के साथ साथ इन्होंने गद्य की विभिन्न विधाएं यथा निबंध, नाटक, ठीक है, निबंध, नाटक, ठीक है, क्या 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 लिखा था, रुको बताता हूं, आदि विधाओं में भी अपनी रचना की है, ठीक है, आदि अपनी रचना की है। तो आप क्या बताएंगे फिर, तो देखो हम किस में जा रहे हैं, हम स्पेसिफिक चीजों को लिख रहे हैं। पहले हमने पद्य में बताया, फिर हम गद्य में बताएंगे, फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान बताएंगे। तो हम 3 पैराग्राफ में अपना आंसर कंप्लीट कर देंगे, पहले गद्य,
फिर पहले पद्य, फिर गद्य, फिर पत्रकारिता। अब जब गद्य में आएंगे तो गद्य में निबंध और नाटक दो महत्वपूर्ण है। तो निबंध क्या है, ठीक है, तो निबंध में आप क्या बताएंगे, इन्हें स्टील माना जाता है, तो आप क्या बताएंगे, ठीक है ना, तो बताएंगे मिश्र जी की भावुकता और जिंदादिली, क्योंकि भावुक और जिंदादिल किस्म के व्यक्ति अभी हमने देखा, उनके भाव परक निबंधों में प्रकट होती है, भाव परक, ठीक है, तो भाव परक निबंधों में प्रकट होती है। इसीलिए इन्हें पश्चिमी निबंध का रिचर्ड स्टील के सादृश्य हिंदी का स्टील कहा जाता है, ठीक है, हिंदी का स्टील कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब क्या लिखना है, इन्होंने सामाजिक जीवन से जुड़े विषयों यथा बिगार, रिश्वत, पंच परमेश्वर आदि पर निबंध लिखे हैं या आदि निबंध लिखे हैं, ठीक है, सामाजिक, ठीक है, क्या है, सामाजिक जीवन से जुड़े विषयों पर गंभीर निबंध यथा बेगार, रिश्वत, पंच परमेश्वर आदि लिखे हैं। तो ये तीन याद रखना है, बेगार, रिश्वत, बेगार मतलब बेगारी करा रहा है, रिश्वत मतलब वही सामाजिक समस्या है, पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी आपने पढ़ी होगी उसी प्रकार से। तो ये तीन आपको जरूर बताना है कि इन्होंने लिखा है, ठीक है, इन्होंने ये लिखा है। ये वाला पॉइंट हमने पहले ही कर लिया था, तो इसको हम दोबारा नहीं बताएंगे, ये इंट्रोडक्शन में ही डाल दिया था, ठीक है। तो निबंध में आपने बता दिया, स्टील से तुलना कर दी और ये बात आपने बता दी। फिर आपको बताना है इन्होंने बहुत सारे नाटकों की, तो निबंध के साथ इनके प्रमुख नाटक हठी हमीर, कली कौतक, गो संकट आदि हैं। इन्होंने न केवल नाटकों का प्रणयन किया अपितु भारतेंदु के साथ अभिनय भी किया, ठीक है, अभिनय भी किया, ध्यान में रखिएगा। तो स्वयं अभिनय भी किया और बंकिम चंद्र चटर्जी की कई कथाकृतियों का अनुवाद भी किया है। तो गद्य में योगदान क्या हो गया, नाटक लिखे, निबंध लिखे, निबंध और नाटक लिखे। निबंध में 3 निबंध हमने देख लिया, नाटक में भी हमने 3 निबंध ले लिया। तो निबंध में कौन कौन से निबंध थे, रिश्वत, पंच परमेश्वर, बेगार, ये 3 प्रमुख निबंध थे। नाटक में कौन कौन से थे, तो हठी हमीर, गो संकट और कली कौतुक, ये 3 आपको नाटक याद रखने हैं, ये नाटक प्रमुख याद रखने हैं। फिर बताना है कि नाटक न केवल लिखा बल्कि भारतेंदु के साथ अभिनय भी किया। भाई रसिक समाज समस्या पूर्ति जहां कर रहे हैं वहीं सब ये लोग अनुभवी अभिनय भी आपस में अभिनय भी कर रहे हैं, ठीक है, अभिनय भी कर रहे हैं। तो ये बात बताया। अब आप बताएंगे पत्रकारिता। अब लास्ट पॉइंट बताएंगे कि न केवल स्वयं रचनाएं बल्कि पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में भी इनकी पत्रिका ब्राह्मण का विशेष महत्व है, जिसका प्रकाशन 1883 ईस्वी में। अच्छा, ब्राह्मण में मैं अलग से एक पैराग्राफ क्यों लिखा रहा हूं, हो सकता है ब्राह्मण पत्रिका पर ही प्रश्न आ जाए, ब्राह्मण पत्रिका पर ही प्रश्न आ जाए। तो अभी एक प्रश्न हम देखेंगे ब्राह्मण पत्रिका पे, नो डाउट कि अभी एक अलग से प्रश्न करेंगे, लेकिन यहीं पर समझ लो। तो एक पैराग्राफ आपको ये बताना है, ठीक है, एक पैराग्राफ आपको ये बताना है कि ब्राह्मण पत्रिका का विशेष महत्व है, ठीक है, ब्राह्मण पत्रिका का विशेष महत्व है जिसने हिंदी गद्य को विकसित और परिमार्जित करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई, ठीक है, हिंदी भूमिका निभाई। इस पत्रिका ने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बहुत फेमस हैं ये कवि, बहुत फेमस है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्रीधर पाठक, भारतेंदु हरिश्चंद्र आदि की रचनाएं इसमें प्रकाशित हुई, जिसमें कविता, समालोचना, निबंध आदि का प्रकाशन होता था, ठीक है, प्रकाशन होता था। फिर आपको बताना है कि प्रकाशन होता था। इस प्रकार ब्राह्मण पत्रिका ने भी या फिर आप कह सकते हैं ब्राह्मण पत्रिका के माध्यम से भी प्रताप नारायण मिश्र ने, ठीक है, क्या किया, एक मुहावरेदार भाषा के माध्यम से हिंदी गद्य को सहज, सुगम, जीवंत बनाया तथा इनका हिंदी साहित्य में अतुलनीय योगदान है। या फिर नवजागरण या हिंदी नवजागरण के प्रारंभिक काल में, ठीक है, हिंदी नवजागरण के प्रारंभिक, आप कंफ्यूजन ऐसे ही लिख दीजिएगा, हिंदी नवजागरण के प्रारंभिक काल में क्या किया, इन्होंने हिंदी भाषा को सहज, सुगम, जीवंत बनाया, जिससे इनका साहित्य में अतुलनीय योगदान है। तो ब्राह्मण पत्रिका तो पूछा नहीं है, प्रश्न में क्या पूछा था, साहित्यिक अवदान क्या होगा, क्लियर हुआ ना, साहित्यिक अवदान क्या होगा। तो ये पहले ही पॉइंट हेडेक है। अब क्या करते हैं हम, याद कैसे करते हैं, तो याद हम ऐसे ही करते हैं, पहले पद के एग्जाम्पल 2-3 यही लिखते हैं, फिर लिखते हैं गद्य, तो गद्य में नाटक, निबंध के एग्जाम्पल। अच्छा, पद में कौन कौन से एग्जाम्पल, न केवल ग्रंथ के एग्जाम्पल पद वाले, ठीक है, पद वाले ग्रंथ के एग्जाम्पल, बल्कि वो भी एग्जाम्पल कि पढ़ी कमाए कीनो कहाँ, रहे हरे न देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, ये वाला एग्जाम्पल भी,
ठीक है, ये वाला एग्जांपल भी, और फिर हम इसको कंप्लीट करेंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो ये यही हम शॉर्ट नोट्स ऐसे ही बनाते हैं। शॉर्ट नोट्स में वो सारी चीजें नहीं लिखते हैं जो हमें बीच में भरनी होती हैं कि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, ये थे वो थे। शॉर्ट नोट्स में हम केवल वो बनाते हैं कि भैया इंट्रो में क्या लिखेंगे, जिंदा दिल थे, भारतेंदु से जोड़ेंगे, जिंदा दिल और भारतेंदु से जोड़ेंगे। और ब्राह्मण पत्रिका की प्रस्तावना का एग्जाम्पल एक लाइन, वही प्रस्तावना कि कभी कोई हंसी कर बैठे तो क्षमा कीजिएगा भाई, बस यही होता है हमारा नोट्स, यही होता है नोट्स, इससे बड़ा नोट्स नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा, है ना। तो साहित्यिक अवदान दिख गया, तो पद में, फिर गद्य में, फिर पत्रिका के माध्यम से, और पत्रिका के माध्यम से किन लोगों को आगे बढ़ाया, तो श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, इन दो का एग्जाम्पल प्रमुख है, याद रखना है। तो आपका साहित्यिक अवदान दिख जाएगा। प्रताप नारायण मिश्र के साहित्यिक अवदान पर टॉर्च आप बार दिए, खत्म हो गया आंसर। हिंदी नए चाल में ढली हम कर चुके थे, है ना। हिंदी प्रदीप पर टिप्पणी हम कर चुके थे। अब ब्राह्मण पत्रिका पर थोड़ा टिप्पणी कर लेते हैं, ब्राह्मण पत्रिका पर टिप्पणी कर लेते हैं। करंट आ रहा है यार, पता नहीं क्या, तो लैपटॉप में बारिश का मौसम, मुझे लग रहा है अर्थिंग खराब हो गई, कुछ तो दिक्कत है, करंट क्यों आ रहा है। अब देखिए, जब ब्राह्मण पत्रिका पे लिखेंगे तो थोड़ा सा 2-3 चीजें ध्यान रखेंगे। पहली बात यही लिखना है, यही स्टार्ट करना है कि ब्राह्मण पत्रिका भारतेंदु मंडल के अत्यंत विनोदी तथा जिंदा दिल कवि लेखक प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा सन 1883 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी, या इसका प्रकाशन 1883 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। फिर आगे लिखेंगे, हिंदी गद्य एवं पत्रकारिता के इतिहास में इस पत्रिका का विशेष महत्व है, इस पत्रिका का विशेष महत्व है, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब क्या बताएंगे भाई कि निबंधों में क्या योगदान दिया, तो ब्राह्मण पत्रिका ने, फिर आप अगला पॉइंट लिखेंगे, ब्राह्मण पत्रिका ने न केवल मिश्र जी की, प्रताप नारायण मिश्र पूरा लिखिएगा, प्रताप नारायण मिश्र जी की हंसमुख एवं जिंदादिली को उभारा, तथा या उदाहरण के तौर पे उन्होंने ब्राह्मण पत्रिका की प्रस्तावना में ही कहा है कि वो ... वो लाइन लिख देंगे, है ना, कि क्षमा करिएगा वो वाला, बल्कि हिंदी साहित्य को श्रेष्ठ निबंध भी प्रदान करते हुए टकसाली हिंदी को विकसित करने में योगदान दिया। ठीक है, फिर अगला किसको इसने आगे बढ़ाया, तो वो बताएंगे। तो प्रताप नारायण मिश्र के साथ साथ अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, श्रीधर पाठक, भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे श्रेष्ठ रचनाकारों की कविताएं, समालोचना, निबंध, पत्र आदि का प्रकाशन इसके माध्यम से हुआ। ब्राह्मण पत्रिका में ये बात बताएंगे। फिर अगला पॉइंट ये बताएंगे कि हिंदी निबंध को प्राणवान बनाया, मुहावरेदार भाषा विशिष्ट पहचान है। ठीक है, ये बात बताएंगे और खत्म कर देंगे। भाई 150 शब्द है तो बस खत्म हो जाएगा। ठीक है, 150 शब्द ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये आपका होता है कंप्लीट, ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं कवि वचन सुधा पर। कवि वचन सुधा पर मैंने 1 मिनट मुझे समय दीजिए। कवि वचन सुधा पर मैंने एक बेसिकली एक कविता थी, बहुत अच्छी वो कविता थी। कोई बात नहीं, मैं चाह रहा था कि आप एक ना लिख लीजिए, एक लाइन। ठीक है, मतलब मैं पर्सनली चाहता हूं कि लिख लीजिए कवि वचन सुधा। जैसे जानते हैं, देखिए जैसे क्या होगा, जो दृष्टि की जो मटेरियल है, नो डाउट की बढ़िया मटेरियल है ही, और हमारा काम चल रहा है। जैसे जब मैं वो लिख रहा था, जब पिछले बार मतलब मैं मेंस लिख रहा था, तो मैंने कवि वचन सुधा पे टिप्पणी का प्रश्न आया था टेस्ट सीरीज में। तो मैंने क्या किया था, जो दृष्टि में कंटेंट दिया एकदम डिट्टो कॉपी पेस्ट मार दिया था, कुछ एक्स्ट्रा तो पढ़ा नहीं था। तो मैंने तो फिर जो कॉपी चेक जिसने चेक की थी, मैंने मतलब एक अलग से जगह कॉपी चेक कराई थी, मतलब पर्सनल, जो क्या कहते हैं, जो हिंदी मीडियम के टॉपर थे, मैंने उनसे पर्सनली बात की करके। ठीक है, मतलब मैं नाम नहीं बता सकता। तो मैंने कॉपी चेक कराई थी कि सर 2-4 कॉपी चेक कर दीजिए। तो 1-2 कॉपी उन्होंने चेक की थी, मेरी 2 कॉपी उन्होंने चेक की थी, समय दिया था प्रॉपर ढंग से। फिर उनके पास काम आ गया था, तो वो कहे कि यार मेरे पास बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ी। तो उन्होंने कुछ टिप्पणियां की थी, तो वो टिप्पणियां मुझे याद है। उन्होंने लिखा था कि दृष्टि के नोट से हट के, ये कमेंट ही लिखा था, मैं दिखाऊंगा अगर मिल जाता है तो मैं आपको, वो कॉपी चेकिंग अगर वो मिल जाती है, मतलब मेरे पास चेक्ड कॉपी रखी हुई है, मुझे खोजना पड़ेगा, तो मैं दिखाऊंगा कि लिखा था कि केवल दृष्टि का कंटेंट ना फॉलो करें, ऐसा ना लिखे कि केवल दृष्टि का कंटेंट है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं एक बार
पहले हम थोड़ा एक बार कवि वचन सुधा के बारे में एक बार विकिपीडिया से पढ़ लेते हैं, ठीक है। कवि वचन सुधा भाई 150 शब्द में आएगा, हो गया 150 शब्द। तो पहले एक बार देखिए, क्या ये भारतेंदु द्वारा प्रकाशित एक समाचार पत्र है। 1867 15 अगस्त 1867 को वाराणसी से स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है, स्टार्ट हुआ था। कवि लिखा भी है, कवि वचन यानी कवियों का वचन यहाँ पर है, सीधी बात है, यानी कविता यहाँ पर होंगी। मेनली ये कवि वचन सुधा में क्या होगा, कविताएं होंगी, ठीक है, कविताएं होंगी, ध्यान रखिएगा। तो प्रारंभिक तौर पे ना चंद्रबरदाई का रासो, कबीर की साखी, जायसी का पद्मावत, ये सब इसमें छपता था प्रारंभिक तौर पे। प्रारंभिक तौर पे जो पुराने कवि थे उनकी रचना, जैसे कबीर की साखी, जायसी का पद्मावत, इनके इसमें कविताएं छपती थी। बाद में नए कवियों को भी स्थान देने लगे, नए कवि जो लेखक लिखते थे उनको भी स्थान देने लगे। अब थोड़ा सा एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे देखो इन्होंने कुछ कुछ आदर्श की घोषणा की है। अब यार ये याद हो नहीं पाएगा, इन्होंने क्या आदर्श की घोषणा की है, खल जनन सो सज्जन दुखी मति होही, हरिपद मति रहे, अब धर्म छूटे स्वत्व निज भारत गहे, कर दुख बहे, बुध तजही मत्सर नारी नर सम होही, जग आनंद ले। मतलब यही सब की नारी नर एक समान हो जाए, जग में आनंद हो। तजग्राम कविता सुकवि जन की अमृतवाणी सब कहे, ठीक है, सुकवि जन की अमृतवाणी सब लोग करने लगे ग्राम कविता को छोड़ के। अब आप चाहें तो एक लाइन इसका कुछ याद कर सकते हैं, ठीक है, मतलब जैसे खल जनन सो सज्जन दुखी मति होई, हरिपद मति रहे, है ना, ठीक है। ये लाइन डॉट डॉट तजी ग्राम कविता सुकवि जन की अमृतवाणी सब कहे, या वो भी नहीं तो केवल इतना याद कर लीजिए, मेरे हिसाब से केवल इतना याद कर लीजिए कि इनका आदर्श क्या था, तजी ग्राम कविता सुकवि जन की अमृतवाणी सब कहे। एटलीस्ट इतना याद कर लीजिए, ठीक है, एटलीस्ट इतना याद कर लीजिए एक लाइन, ताकि आदर्श दिख जाए, है ना, पत्रिका के प्रवेशांक में आदर्श दिख जाए। फिर यहां पे क्या था, अब अगला तो साहित्य मेनली छपता था, ठीक है। तो थोड़ा सा कवि वचन सुधा के बारे में समझ लीजिए, क्योंकि ये टिप्पणी मुझे उम्मीद है, पता नहीं क्यों अंदर से फील आ रही है, इस साल नहीं तो अगले साल 1-2 साल में टिप्पणी पूछने वाला है, मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है, ठीक है। नहीं आती तो मैं जबरदस्ती आप लोग को इसमें पैनिक नहीं कराता, छुड़वा देता आगे। और मेरा तो क्या, ये मेरा तो ये लास्ट टॉपिक है इस मतलब आधुनिक काल का, अब इसके बाद मतलब वो छायावाद और ये सब शुरू करना है, तो मैं चाहता तो छुड़वा देता, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे फीलिंग आ रही है कि इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा है, साहित्य तो छपता ही था, उसके अलावा समाचार, यात्रा, ज्ञान विज्ञान, धर्म, राजनीति, अब जो जो आपको कीवर्ड से आता है, तो साहित्य के साथ साथ सब छपता था, केवल साहित्य नहीं छपता था। तो ये ध्यान रखिएगा, यात्रा, ज्ञान विज्ञान, धर्म, राजनीति, आप जो जो सोच पाइए, सामाजिक विषय, नीतिगत विषय, सब छपते थे। इससे क्या हुआ, जब नए विषय छपने लगे तो लोकप्रियता बढ़ी। अब लोकप्रियता ऐसे बढ़ी कि पहले उसे मासिक से पाक्षिक करना पड़ा। तो पहले ये जो पत्रिका थी कवि वचन सुधा, ये महीने में एक बार छपती थी, फिर इसको 15 दिन में छापने लगा, फिर इसको साप्ताहिक कर दिया गया, ठीक है, फिर इसको साप्ताहिक कर दिया गया। अब यहां पर देखेंगे, यहां पर यह भी लिखा गया है, ठीक है, यहां पर यह भी लिखा गया है कि निज नित नव यह कवि वचन सुधा रस सकल रस खानी। मैंने बहुत कोशिश की थी याद करने की, लेकिन मुझे याद नहीं हो रही थी ये चीज, तो ठीक है, एक याद कर लीजिए, तजिग्राम कविता सुख कविजन की अमृतवाणी सब कहें, एटलीस्ट इतना याद रख लीजिए, ठीक है। फिर बाद में ये है कि भारतेंदु की टीका टिप्पणियों से अधिकारी घबराते थे, और इस पे एक मतलब एक कहानी छपी, पंच, काशी के मजिस्ट्रेट ने क्या किया, उसके बाद शिक्षा विभाग के लिए खरीदना बंद कर दिया, ठीक है, काशी के मजिस्ट्रेट गुस्सा हो गया, खरीदना बंद कर दिया, ठीक है। तो फिर अंततः क्या हुआ कि भारतेंदु ने हरिश्चंद्र मैगजीन स्टार्ट किया, और हरिश्चंद्र मैगजीन में लिखा भी था कि एक कवि वचन सुधा से संबंध है, तो हरिश्चंद्र मैगजीन को कंक्लूजन में आप जोड़ेंगे, ठीक है, हरिश्चंद्र मैगजीन को आप जोड़ेंगे। ध्यान रखना ये न केवल साहित्यिक है बल्कि पत्रकारिता के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब मैं बस कवि वचन सुधा पे आ जाता हूं, तो यहां पे मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन करा देता हूं। ठीक है, तो अब यहीं पर आप यहीं पर लिखना है आपको, ठीक है। तो मान लीजिए कवि वचन सुधा पर टिप्पणी आए तो ये बात ध्यान में लिखना है, ठीक है। तो भारतेंदु इंट्रोडक्शन ऐसे ही स्टार्ट करना है, ठीक है, कि कवि वचन सुधा भारतेंदु की संपादन कला का अत्यधिक श्रेष्ठ नमूना था, ठीक है,
श्रेष्ठ उदाहरण था, ठीक है, श्रेष्ठ उदाहरण था। इन्होंने बाला बोधनी, हरिश्चंद्र मैगजीन के साथ साथ कवि वचन सुधा जैसी, ठीक है, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन करके हिंदी साहित्य के संदेश को जन जन तक पहुंचाया, ठीक है। कवि वचन सुधा की शुरुआत, फिर आप ये बताएंगे, ठीक है, कवि वचन सुधा की शुरुआत या प्रकाशन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 15 अगस्त 1867 में काशी से प्रारंभ किया। प्रारंभ में यह पत्रिका मासिक थी, ठीक है, मासिक थी तथा हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में नवीन युग का सूत्रपात था। या फिर आप लिख सकते हैं रामविलास शर्मा के शब्दों में, ठीक है, रामविलास शर्मा, यही बात लिख लीजिएगा, रामविलास शर्मा ही लिख रहे थे ना, यही कहेंगे मेरे से। हाँ, हिंदी के महान समालोचक लिखते हैं कवि वचन सुधा का प्रकाशन एक नए युग का सूत्रपात किया, ठीक है। तो यही बात आप लिखेंगे तो अब पता है आपकी बात पे दम बढ़ जाएगा, तो इस बात को लिखेंगे कि रामविलास शर्मा के शब्दों में हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में नवीन युग का सूत्रपात था, ठीक है, सूत्रपात था, ठीक है। फिर क्या लेंगे, कवि वचन सुधा प्रारंभिक तौर पे मूलतः कविताओं से संबंधित तथा इसके माध्यम से हिंदी कविता की परंपरा से संबद्ध कवियों यथा कबीर की साखी, जैसी की पद्मावत, ठीक है, आदि रचनाओं को इसमें शामिल किया गया, ठीक है, शामिल किया गया तथा इस कविता से इस पत्रिका के आरंभ में ही इसका आदर्श वही क्या है, ये वाला तजिग्राम कविता सुकविजन की अमृतवाणी सब कहे, ठीक है। तो पत्रिका के प्रवेशांक में ही भारतेंदु ने अपने आदर्श की घोषणा कर दी थी, तजिग्राम कविता सुकविजन की वाणी सब कहे, ये बात लिख देना है, ठीक है, लिख देना है, ठीक है। समय के साथ इस पत्रिका में कविता के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, देश दशा, ठीक है, यथार्थ आदि मुद्दों पर भी रचनाएं छपने लगी या पत्रकारिता आदि भी छपने लगी, जिससे यह पत्रिका अत्यधिक प्रसिद्ध होते हुए मासिक से पाक्षिक हुई, ठीक है ना। तो वही हो ना, गद्य का भी समावेश हो गया, ठीक है। और नवजागरणकालीन सभी विषय इसमें समाहित हो गए, नवजागरणकालीन सभी विषय इसमें समाहित हो गए तथा वह पाक्षिक से साप्ताहिक भी हो गई। इसकी प्रसिद्धि इतनी बड़ी कि पाक्षिक से साप्ताहिक हो गई, ठीक है। बस बताएंगे इस पत्रिका ने ठीक है क्या किया, समाज के सभी वर्गों के वैचारिक तथा भाषिक स्तर को ध्यान में रखा तथा कविता के साथ साथ हिंदी गद्य के पठन पाठन की आदत विकसित की। भारतेंदु स्वयं क्या थे, नवजागरण कालीन विषयों को, ठीक है, सशक्तता से इसमें शामिल करते थे तथा इसी में छपे लेख पंच से रुष्ट होकर काशी के मजिस्ट्रेट ने शिक्षा विभाग के लिए यह पत्रिका खरीदनी बंद कर दी तथा इसका संपादन भारतेंदु ने अन्य व्यक्ति को सौंपकर स्वयं हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रारंभ किया, जिसके प्रवेशांक में यह लिखित होता था कि यह कवि वचन सुधा से संबद्ध पत्रिका है। तो ये बात आप बता देंगे, ठीक है। आप चाहें तो एक पॉइंट बीच में ये भी ऐड कर सकते हैं कि भारतेंदु की एक प्रमुख जो पत्रिका थी बाला बोधनी, इसको भी कवि वचन सुधा में शामिल कर लिया गया था। तो इसमें महिलाओं से जुड़े मुद्दे भी, बाला बोधनी के महिलाओं से जुड़े मुद्दे भी इसमें ऐड कर दिए गए थे। चाहे तो अंदर में एक पॉइंट ये भी बता सकते हैं, मन करे इच्छा हो तो बताइएगा, नहीं इच्छा हो तो मत बताइएगा। अब देखिए ये वाला कंटेंट जब लिखेंगे ना, तो ये वाला कंटेंट लिखेंगे तो बहुत सारी चीजें इसमें छूट जाएंगी, तो कवि वचन सुधा में आपको नंबर सही से नहीं मिलेंगे। जो मैंने बताया वो लिखिए, खूब नंबर मिलेगा, जम के नंबर मिलेगा, भरपूर मिलेगा। एग्जाम्पल रामविलास शर्मा का स्टेटमेंट भी हो गया कि नए युग का सूत्रपात किया। तो हमारा ये खत्म होता है, ठीक है ना, हमारे ये खत्म होता है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है, कि हमें करना क्या है। तो हमने भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र ये कर लिया, नवजागरण गद्य का विकास भारतेंदु मंडल कर लिया। अच्छा, रीडिंग आप कंटेंट कर लेना, क्वेश्चन में एग्जैक्ट क्या लिखना मैंने बता दिया। इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी मैं वही करवा रहा हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण मैं वही करवा रहा हूं, लाइन से कंटेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं, ठीक है। तो ये है। अब हम देखेंगे आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियां, ठीक है। अब हमारा ये स्टार्ट होगा।
तो पहले हम छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, इन पे एक एक क्वेश्चन डायरेक्ट कर लेंगे। जनवादी कविता क्या है, ठीक है, या टिप्पणी करो, समकालीन कविता पर टिप्पणी करो, नवगीत आंदोलन पर टिप्पणी करो, ठीक है, प्रगतिवाद पर टिप्पणी करो, पहले ये कर लेंगे। फिर एक दो क्वेश्चन कर लेंगे जो पूछता है वाकई में कि प्रगतिवाद, प्रयोगवाद के मध्य अंतर को समझाइए उदाहरण के माध्यम से, ठीक है। छायावाद, वो नवजागरण भारतेंदु से लेकर छायावाद तक किस प्रकार दिखता है ये बताइए, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन हम फिर ऐसे करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम छायावाद से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले दिन हम छायावाद से स्टार्ट करेंगे। अब छायावाद जब हम कर रहे होंगे तो जो इसके प्रमुख कवि हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी, जैसे महादेवी वर्मा, ठीक है, तो ये जो प्रमुख कवि हैं, ये है ना, ये जो प्रमुख कवि है, इनको हम क्या करेंगे, है ना, इनको क्या करेंगे, तुरंत के तुरंत एक एक क्वेश्चन इस पे भी कर लेंगे। जैसे निराला पेपर 2 में है ही, राम की शक्ति पूजा है ही, खूब आएगा प्रश्न, जम के आएगा राम की शक्ति पूजा पे प्रश्न। हो सकता है राम की शक्ति पूजा के महाकाव्य पर चर्चा कीजिए, यही प्रश्न आ जाए। हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस जो राम की शक्ति पूजा से अलग है, जैसे निराला की बहुत सारी रचनाएं, निराला की शोक गीति, इस पे भी प्रश्न आ जाता है। कई बार मुक्त छंद पे प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तो हम इन प्रश्नों को अब थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें मैं आपको मतलब अच्छा खासा समय दूंगा, मतलब मान के चलिए 5-7 क्लासेस इसमें हमारी लगेंगी, लगभग अच्छा खासा समय इसमें लगेगा, 5-7 क्लासेस लगेंगी और फिर हम यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये करने के बाद पेपर 2 के साथ जोड़ के कथा साहित्य किया जाएगा। तो कथा साहित्य जब मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं पहले बता दे रहा हूं, मैं वहीं से व्याख्या स्टार्ट कर दूंगा। तो व्याख्या उसी दिन से स्टार्ट की जाएगी जब कथा साहित्य स्टार्ट की जाएगी, ठीक है। तो बस मान लीजिए 5 से 7 क्लास के बाद आपको व्याख्या मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। व्याख्या की भी प्रैक्टिस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा लगभग 50-60 व्याख्या यहीं पे कर पाऊंगा आपसे, ठीक है। तो जितना हो सकेगा मैक्सिमम पॉसिबल प्रैक्टिस करने के लिए तैयार है क्या। देखो सीधी बात है, व्याख्या का मैं समझाऊंगा, मैं बताऊंगा कि प्रश्न आएगा तो कैसे समझना है, कोशिश करनी है, लेकिन एग्जाम में तो आप ही को करना है, अंततः तो वहां तो आप ही को जाना है, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।